गेट के पास पहुंचने पर गार्ड से मुअद्दब से सर को हम देकर सलाम किया और बड़ा सा गेट खोल दिया उनके अंदर जाने के लिए। उनके अंदर जाने से पहले उसका हेलीकॉप्टर परवास हुआ और उसकी जगह दूसरे ने संभाली, जिसमें एक देव खदखस और अंगारों जैसे रंगत वाला बुलंद पहाड़ जैसा वजूद बाहर निकला, जो निहायत ही पहले वजूद का मालिक था। तुम खुश नसीब हो, तुम्हें पिक करने इतने लोग आए थे बीस्ट, जबकि ये सामने आने वाला अमेरिका का हर मुकाबला जीतने वाला डेविल है। दुनिया जानती है इसे, पर देखो यहाँ कैसे अकेला आ रहा है। साइड ने सर झटक दिया और अंदर बढ़ गया, जबकि उसके दिमाग के कोने में मुकाबला लफ्ज़ बाज़कश कर रहा था। क्या उसे यहाँ बुलाने के लिए किंग का मुफाद था, या यहाँ उनका मुकाबला होने वाला था? पर क्यों? वो उस महल के अंदर दाखिल हुआ। सब मुख्तलिफ राहदारियों से गुजर कर अंदर बढ़ गए, जबकि किंग उसे लेकर एक हॉलनुमा रूम में लाया, जिसकी एक तरफ बड़ा सा बेड था तो दूसरी तरफ एक्सरसाइज की सारी मशीनें मौजूद थीं। ट्रेडमिल, वेट, पेडल, क्रॉस ट्रेनर्स, डम्बेल्स, सब कुछ था। हर वो चीज़ थी जो उसकी तैयारी के लिए ज़रूरी थी। सारे रूम पर नज़र डालने के बाद जब वो अपनी शहज़ादी को नहीं पाया तो रुख किंग की जानिब किया। उस उलझे नासमझी से देखते हुए किंग उसे देखता मुस्कुरा रहा था। मेरी बीवी कहाँ है? तुम्हें सुना ही नहीं देता? एकदम आगे बढ़ते उसके कॉलर को जकड़ते हुए वो उस पर धाड़ा कि किंग को लगा उसके कान के पर्दे फट जाएंगे, जबकि उसकी लहू पूरी आंखें उसकी आंखों में घूर रही थीं। उसकी हरकत को देखते सेकंड में दीवार में लगे इलेक्ट्रॉनिक वाइपन्स का रुख सईद की जानिब हो गया, जिसे किंग ने मुस्कुराते और सईद ने गुस्से से देखा। कैद सईर आलम, वो मकरू अंदाज में कहका लगाता उसकी बेबसी का मजाक बना रहा था। तुम बेखबर नहीं किंग, मुझे कोई कैद नहीं कर सकता, और जो ये जुर्रत करेगा वो खुद को ही जलाकर राख कर देगा। इसलिए संभल जाओ, मेरी बीवी मेरे हवाले कर दो, उसके बाद हम हिसाब किताब शुरू करेंगे। वो उड़ाया। हाँ, 20 सालों बाद तुम्हारी कमजोरी हाथ आई है, ऐसे ही जानू तुम्हें। चलो तुम्हें बता देता हूँ, इस लिहाज से कि तुम मेरे बीच हो, तुम्हें मेरी तरफ से लड़ना है अब। वो कहकर रुका और चलता हुआ दीवार की स्क्रीन के सामने आते उसे ऑन किया। साइड की नज़रें जब उसकी तरफ उठी तो साकित रह गई। देखो, तुम्हारी शहजादी को शहजादी की तरह रखा है, मुझे एहसास है वो मेरे बीस की शहजादी है, मैं उसकी कदर करता हूँ, उसी तरह अब तुम मेरी करोगे। वो उसके सर सपाट चेहरे को देखता बोला। साइड की नज़रें स्क्रीन पर मौजूद थी, जिसमें उसकी शहजादी माहमल के एक बड़े से बेड पर दोनों हथेलियां काल के नीचे टिकाए गहरी नींद सो रही थी। उसका पहना लिबास जिसकी वजह से साइड बिफर गया, गहरा गला, स्लीवलेस बाजू, बड़े से सुर्ख लिबास से वो किसी शहजादी की तरह ही सोई हुई थी। उसके स्याह खुले बाल बिखरे पड़े थे। दाएं बाएं दो लड़कियां बैठी थीं। साइड की इससे उससे अलर्ट करने लगी। वो क्यों इस तरह आराम से उससे अलग होकर सो रही थी? उसकी शहजादी ठीक थी? क्या हुआ है उसे? क्या वो उससे भूल गई थी? बहुत रो रही थी शहजादे के लिए, उसकी सिम्मी ने कहा था उसका शहजादा आएगा, और वो अभी तक नहीं आया, इससे रो रही थी और चुप नहीं कर रही थी। इससे ही मैंने उसे आराम की दवाई दी है, वो इस वक्त सुकून में सो रही है। घबराओ मत, तुम्हारे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इतना सब होने के बावजूद भी क्या पता वो एक अलग सईर हो, मजबूत बीस्ट। खबरदार, मेरे बच्चे को बीस्ट कहा तो मैं तुम्हारी जान निकाल दूंगा। एकदम उस पर डांटते हुए उसे मारने के लिए आगे बढ़ा। तभी फिजा में आवाज़ झांकी गूंजी और सकूत छाया। पर यह आवाज़ उसके पास नहीं, उसके रूम में नहीं, यह आवाज़ उस स्क्रीन के पास रखे लाउड स्पीकर से आई थी। सई ने चौंक कर देखा, जहाँ हुरू लैन के पास साईं तरफ बैठी लड़की बेड पर मुंह के बल पड़ी थी और खून उससे गर्दन से उबल कर निकलता बेड पर गिर रहा था। सई ने धड़कते दिल से निशाने की तरफ देखा और ये देखकर उसकी जान पर बनाई कि वहाँ भी वही दीवार में वेपन्स नफ्स किए गए थे और कोई दूसरी तरफ बैठा उन्हें कंट्रोल कर रहा था। दफातन स्क्रीन स्याह हो गई। साइर होश में आता किंग को देखने लगा। खेल रहे हो मेरे साथ? उसे तमस्सुर से पूछा, जबकि नज़रों के सामने उसकी मासूम बहन और शहजादी का चेहरा घूम रहा था। इस महल में 400 रूम्स हैं, उन 400 रूम्स में से एक में तुम्हारी शहजादी मौजूद है, और उसे पाने के लिए तुम्हें वो करना पड़ेगा जो मैं चाहता हूँ। उससे मकरू आवाज़ में अस्सी मकसद के लिए आगाज़ किया। क्या चाहते हो? उससे गरज कर पूछा और उस स्क्रीन को देखा जो अब से थी। ये की ना मेरे बीस्ट वाली बात। खुश होते ब्लैक किंग ने कहका लगाया।
साई ने नागवारियत से उसके शैतानी रूप को देखा। कल रात मुकाबला है सब दहशतगर्दों के बीच। तुम्हें मालूम है, चमन से पाक फौज ने हमें बर्बाद करके निकाल दिया। अब मेरा मुस्तकबिल टिकाना कोई नहीं रहा। पाकिस्तान से उसकी फौज, पुलिस से सारे रास्ते बंद कर दिए। मेरे सारे लोग मारे गए हैं। तुमने जमान को भी खत्म कर दिया, तो अब मुझे अपने मुस्तकबिल का सोचना है। मेरा इसराइल और कतर के दहशतगर्दों के साथ मुकाबला है, जिसमें तुम्हें अपनी जान की बाजी लगाकर वो जंग जीतनी है और उनकी हुकूमत को मुझे दिलाना है। और फिर चाहे तुम मेरा साथ दे सकते हो, हम मिलकर हुकूमत करेंगे। अगर नहीं तो जीतने के बाद तुम्हें तुम्हारी शहजादी दे दी जाएगी और आज़ाद कर दिया जाएगा। और अगर हार गए तो इस सूरत में तो तुम वहीं जान से जाओगे और पीछे तुम्हारी शहजादी को भी भेज दूंगा। जिस तरह का मुझे तुम पर यकीन है बीस, तुम जीतोगे। और वो मुकाबला जीत कर जिंदगी से हार भी गए तो मेरा तुमसे वादा है, तुम्हारी शहजादी बाहिफाजत पाक भेज दूंगा। वो बात खत्म करके उसे देखने लगा। और एक बात तुम्हें पावर करवा दूं, यहाँ अपना दफा मत करना, क्योंकि यहाँ जीतने लोग नहीं, उन हिसाब से कैमरे लगे हैं, उतने ही हथियार हैं। तुम पर और तुम्हारी एक एक हरकत पर मैं खास नजर रखवाई है। अगर तुम में कहीं से भी मुझे धोखे की बू आई तो मैं तुम्हें जो धोखा दूंगा सारी जिंदगी तुम याद रखोगे। किंग कहता बगैर रुके वहां से निकला, पर निकलते हुए ये बोलना नहीं भूला। वक्त है, जितनी जो तैयारी करनी है कर लो। ये दिमाग में रखते कि तुम्हारी जरा सी खामोशी तुम्हारी बीवी की हमेशा के लिए खामोशी बन सकती है। माय पीस। वो अपनी स्याह मकरूज सूरत लिए चला गया। उसके जाते ही साई ने सर झटकते हुए स्क्रीन को ऑन करना चाहा, पर वहाँ स्याही के अलावा कुछ नहीं था। वो ठीक नहीं। उससे बड़बड़ाकर सामने टेबल पर हाथ मारा और घुर्राया। तुमने अपनी मौत को दावत दी है किंग, मुझे यहाँ बुलाकर अपनी मौत को बुलाया है। वो घुर्राया और रूम तहस नहस करने लगा। क्या हुआ? मोबाइल कान से लगाते उससे कराहत आवाज़ में पूछा। दूसरी तरफ उसकी आवाज़ पर अल्फाज तो तरतीब देने लगे। वी आर सॉरी किंग, बच्चा अभी 3 माह का नहीं हुआ, हमें उसे माँ के वजूद से नहीं निकाल सकते। अगर हमने ऐसा किया तो सब बर्बाद हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, मतलब अभी हम बच्चे का जिन्स मालूम नहीं कर पा रहे, उसे माँ से जुदा करना मुश्किल होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। डॉक्टर तहम्मुल से उसे अपनी बात समझाने लगी, जबकि उनके बीच मशीनों में जकड़ी बेड पे सोई हुई थी। कुछ भी करो, जो चाहे करो, मुझे वो बच्चा चाहिए और ये तुम लोगों के हाथ में है कि कैसे करती हो। मुझे बस अपने पीस का बच्चा चाहिए, उस पर मेरा हक है। वो गुस्से से दौड़ा। डॉक्टर सब सहम गई और एक दूसरे को देखने लगी। तुम सब जानती हो, अगर मुझे वो बच्चा सही सलामत दूसरी औरत के वजूद में ना मिला तो मैं तुम सबको ख़त्म कर दूंगा और यहाँ से निकलकर तुम सब बाहर जा नहीं सकती जब तक मेरा काम नहीं कर सकती। उसकी आवाज़ से उनकी रूह को लरसा दिया। हम सोचते हैं क्या करना है। पास खड़े हथियार इस घाट से खौफजदा होती वो मोबाइल बंद कर चुकी थी और अब मिलकर सोचने लगी थी कि क्या करना चाहिए। किस्मत आजमानी चाहिए या कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करना होगा। मुझे लगता है हमें एक बार किस्मत ज़रूर आजमानी चाहिए, हो सकता है हम कामयाब हो जाएं। एक डॉक्टर हुरुलैन के मासूम चेहरे फिर उसके पेट को देखते कहने लगी, तुम जानती हो इस सब में वो अपनी जान से जाएगी अगर हम हारे तो। दूसरी डॉक्टर फौरन बोली, तो इसके अलावा हमारे पास कोई चारा भी नहीं। अगर यहाँ से सब डिस्ट्रॉय हुआ तो हमें किंग को दूसरा ऑप्शन देंगे, और अगर हमने ये ना किया तो हम कभी इस कैद से आज़ाद नहीं हो सकते हैं। फिर भी तुम सबके पास वक्त है, सोच लो अच्छी तरह क्या अपनी किस्मत आजमाने के लिए मेरे साथ हो। सीनियर डॉक्टर ने कहा। वो चारों सोच में चली गई। अच्छे से सोच विचार की बात बताओ। वो उनकी पीठ थपथपा कर उठी। हमें इन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट करना होगा, अर्जेंट। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद शहरियार और अलीफ को मुखातिब किया। ठीक तो हो जाएगी, खतरे की तो कोई बात नहीं है ना? अलीफ ने तड़प कर पूछा। डॉक्टर काफ़ी सीरियस लग रहा था उसे, जबकि शहरी उसकी भीगी पलकें सुर्ख आंखों से नजरें चुरा रहा था। परी साकिब से दीवार के साथ लगी खड़ी थी। सामने पड़ी लड़की की हालत देखते उसकी सांस शुष्क हो गए थे, बल्कि उसे खौफ आ रहा था। वो देख नहीं पा रही थी उसे, पर उसके बाद भी एक बार का देखा बार बार उसके सामने घूम रहा था कि घबराकर सफ़ेद होती रंगत के साथ उसे वहाँ से निकलकर भागना पड़ा। हाँ, एक करीब हॉस्पिटल। खौफजदा परी को जाते देखते शहरियार ने कहा, अच्छा हो अगर वो गवर्नमेंट हो। गवर्नमेंट हॉस्पिटल काफ़ी दूर है यहाँ से, ये प्राइवेट है और जिसका है वो काफ़ी जान पहचान का बंदा है।
اسے تفصیل بتائی۔ ہم ایسے کسی پر یقین نہیں کر سکتے۔ لوگ آج کل کامیاب ہونے کے لیے کچھ بھی کر رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو جس ہاسپٹل میں ہم اسے ایڈمٹ کریں وہاں کا مالک ہاسپٹل کی کامیابی کے لیے اسے میڈیا کے سامنے کر دے۔ دیکھ تو رہے ہیں وقفے وقفے سے ٹی وی نیوز کیسے دونوں بہنوں کے لیے میڈیا نے ادھم مچایا ہوا ہے۔ اگر کسی کو معلوم پڑ گیا تو اس کی جان کو 100% خطرہ ہو سکتا ہے۔ آگے آپ سب کی مرضی۔ ڈاکٹرز کہہ کر بیڈ پر پڑی نور کا معائنہ کرنے لگے۔ الف کا دل کر رہا تھا دنیا ہی تہس نہس کر دے، بالکل پاگل ہو رہا تھا۔ کیا کرے؟ اپنی بونی کو کہاں لے جائے؟ اگر ایسے چھوڑا پھر تو وہ یا گونگی ہو جائے یا شاید بلائنڈ۔ نہیں، تصور کرتے ہوئے وہ جھرجھرے اٹھا اور اپنی سوئی ہوئی زندگی کو دیکھا۔ کیا بچا تھا اس کے پاس اس کے علاوہ؟ صرف یہی تو تھی، اور ایک بھائی جس سے منہ پھیر لیا تھا۔ تمہیں میں کچھ ہونے نہیں دوں گا، کچھ بھی نہیں۔ وہ بڑبڑایا اور اسے دیکھنے لگا۔ اس کے پاس صرف یہی روپ تو نہیں تھا، وہ صرف داؤد الف ایجنٹ تو نہیں تھا، وہ الف بھی تھا۔ کیا چاہیے ہوگا علاج کے لیے؟ آپ سب کچھ بتائیں، آپ کو سب کچھ یہیں مہیا کر دیا جائے گا۔ سرد لہجے میں اس نے کہا اور اپنا موبائل نکال کر گینگ کو کال کرنے لگا تھا۔ الف، یہ غلط ہے۔ شہری اس کے ارادے سمجھ کر بولا۔ الف نے سپاٹ نظروں سے اسے دیکھا اور بولا تو صرف اتنا، محبت میں سب جائز ہے۔ اگر ضرورت پڑی تو ہسپتال بنا دوں گا اپنی بونی کے لیے۔ اگر اس سے کچھ ہوا تو دنیا کو آگ لگانے سے گریز نہیں کروں گا۔ سرد برفیلے انداز میں کہتا ڈاکٹرز کی باتیں، وہ ساری مشینز اور دوائیں، ہر ضرورت کی چیز منگوانے لگا، چھوٹی سے چھوٹی کہ بعد میں پریشان نہ ہونا پڑے یا ذرا سا لیٹ نہ ہو اس کی بونی کا علاج۔ جلد لے کر یہاں پہنچو، فاسٹ۔ اس سے گرج کا حکم دیا اور وہ یسر کرتے اپنے گھروں ٹھکانوں سے نکلے۔ الف نے کال ڈسکنیکٹ کرنے ہوئے موبائل جیب میں رکھا۔ عالم نہ صحیح، اس کا گینگ صحیح۔ معنی ہیزی سے مسکراتا ہوا بولا۔ شہری سر ہلا گیا۔ آؤ تب تک فریش ہو جاؤ، پھر کھانا کھاتے ہیں۔ شہری نے اس کے بازو کو پکڑا۔ علی نفی میں سر ہلاتا رہ گیا۔ جب تک اس کا خون بہتا ہوا نہیں دیکھوں گا، اسے تڑپتے نہیں دیکھوں گا۔ جنہوں نے ہمارے ملک میں اس قدر حیوانیت پھیلائی ہے، ایک بوند پانی نہیں پیوں گا۔ وہ سرد لہجے میں بولا۔ شہری کا دماغ سنسنا اٹھا۔ کچھ دیر میں ہمیں آرڈرز ملنے والے ہیں، ہمیں نکلنا ہوگا اسرائیل، اور تم یہ سب کر رہے ہو، پاگل ہو۔ ہمارے ملک کے دشمنوں کو پناہ دینے والوں کا جب لہو ندیوں کی طرح بہتا دیکھوں گا تبھی سکون سے کچھ کھاؤں گا، بس۔ وہ اپنے الفاظ ارادوں سے پیچھے ہونے کے لیے تیار نہ تھا۔ شہری اسے خاموشی سے دیکھتا رہ گیا، جس سے کرب بھری نظریں نورالعین پر ٹکی تھیں، جبکہ وہ کتنے دنوں سے بغیر کھائے پیے چل رہا تھا۔ صاحب، کوئی عارف اور مسی آئے ہیں۔ ملازمہ دروازہ نوک کر کے اندر داخل ہوتی شہری کو بتانے لگی تو انہوں نے چونک کر دیکھا اور فوراً سر ہلاتے ان کے پیچھے آئے۔ عالم کہاں ہے؟ مسکان الف کو دیکھتی اس کی طرف لپکی، جبکہ سمی انہیں خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے یہاں اپنے بھائی سے ملانے لائے تھے، پر یہاں تو پوچھا جا رہا تھا عالم کہاں ہے؟ اس نے حیرت سے عارف کی طرف دیکھا جس کی آنکھیں لہو ہو رہی تھیں۔ الف، جواب دو، میری حورالعین کہاں ہے؟ وہ آپے سے باہر ہو کر اڑ رہی پری حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے تو وہ مووی والی ہیروئن لگی جو گنڈوں سے لڑتی ہے۔ اس کا دل آج اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر مچلا تھا کہ کاش وہ اس کے ساتھ بھی سیلفی لیتی اور حوریہ کو دکھاتی، پر سدا افسوس یہاں ماحول اس قدر خطرناک لوگوں کو دیکھ کر گرم ہو رہا تھا اور اس چڑیا سے دل رکھنے والی لڑکی کا سانس رک گیا تھا۔ مجبوراً شہری کے آتے ہی وہ کھسک گئی۔ پتہ نہیں کون سے گنڈا گنڈی آئے ہیں، ویسے کون سا ان سز الگ ہے؟ لوگوں کو تو ایسے ہی بے دردی سے مارتے ہیں، شاید اللہ نے ایک ہی کمپنی کے بنائے ہیں، اور جو میرے جیسے ہیں وہ تو گنڈا موالی لے گیا۔ وہ سوچ کر وہاں سے نکل گئی۔ کنگ کے پاس ہے حورالعین کو چھڑوانے۔ شہریار نے الف کو خاموش دیکھا تو بتایا۔ مسکان، عارف، سمی تینوں کے سروں پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑے، کانوں سے بہرے اور آنکھوں کے سامنے جیسے دھند سی چھا گئی ہوں۔ وہ تینوں ہی تو کنگ سے واقف تھے کہ وہ کتنا گھٹیا چلاک حیوان ہے، اس کے بھائی کا کیا ہوگا۔ کور، میرا بچہ لے کیا؟ مسکان سفید پڑتی بڑبڑائی۔ عالم نے بچایا نہیں اسے، وہ حیران ششر سا بولا۔ اسے بچانے کے لیے ہی وہ کنگ کے بلاوے پر چلا گیا۔ جانتے ہو کہ وہ حیوان ضرور کچھ پلان کیے بیٹھا ہوگا۔ الف نے کر بھرے لہجے میں کہا۔ مسکان، عارف ستے میں چلے گئے، کسی کا سمی کی طرف دھیان نہیں کیا جس کی رنگت پل پل سٹ پڑ رہی تھی۔ لوکیشن کیا ہے جہاں عالم کو لے کر گئے ہیں؟ مسکان ہوش میں آتی شہری سے پوچھنے لگی۔ اس سے قریب آتے ہی
मुलाज़िमा जो अलिफ के पास खड़ी उसे देख रही थी, उसे देखती आंखें फैलाए परे हट गई। तुम्हें यहीं रहना है मिस्सी, कुछ देर में हम यहाँ से निकल रहे हैं और आरिफ की वहाँ काफ़ी ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए तुम्हें यहीं पीछे रहना होगा। वो उसे इसराइल में मौजूद किंग के ठिकाने और महल की लोकेशन देता बोला। मुस्कान खामोशी से मोबाइल में लोकेशन देखती महल के पीछे हट गई। नहीं, मेरा शहजादा। सिमी सांसों के अटकने पर गहरे गहरे सांस लेने की कोशिश में निढाल सी गंभीर में सर हिलाती बोली। आरिफ ने तड़प कर उसकी सरगोशी सुनी। समिया, उसे लहराकर सोफे पर गिरते देखकर वो चीखा। सिमी। मुस्कान बौखलाकर उसकी समेत भागी, जिसका सर आरिफ की गोद में था और वो उसका गाल थपथपा रहा था। सर पानी। मुलाज़िमा ने अलिफ को पानी दिया, जिससे झपक कर लेते समिया के पास आया ही था कि आरिफ ने उसका हाथ से ग्लास छीन कर छींटे खुद मारी उसके चेहरे पर। शेर और अलिफ ने चौंक कर उसके जुनूनी रूप को देखा। सिमी आंखें खोलो, देखो कुछ नहीं होगा। आलम कमज़ोर नहीं, वो लड़ सकता है सबसे। वो अपने दुश्मन को ज़रूर ख़त्म करेगा, ज़रूर उसे मिट्टी में मिला देगा। आप आंखें खोलें प्लीज़ सिमी, तंग मत करें। उससे गाल पर हाथ रखे वो उसका चेहरा थामे आज से इल्तिजाया अंदाज में कहता, उसकी आंखों से बहते असीयत के आंसू चुनने लगा। इस दौरान किसी को एहसास ही नहीं हुआ मुस्कान का कि वो कहाँ गायब हो गई बीच से। उसे मालूम था सब कुछ पीछे वो संभाल लेंगे, पर उसका आलम और उसका बच्चा अकेला है। वो नॉक किए अंदर दाखिल हुई, डॉक्टर से मुड़कर उसे देखा और मुस्कान उन पर ध्यान दिए बगैर लब भींचे बेड पर पड़ी नूर को देखकर पलकों आंखें तकलीफ से मीच गई। अगर इसकी ये हालत है तो उसके बच्चे की क्या हालत करेंगे। उसका दिमाग सोचकर सनसना उठा, रगों में खून लावा बनकर भड़क उठा और वो बगैर किसी तरफ देखे वहां से भागने के अंदाज में सुनहरी आंखों में लहू लिए निकली। आखिरी बार उससे मोबाइल निकाल कर देखा और जो देखना चाहती थी वैसा कुछ नहीं था। आई हेट यू इडियट। वो गुर्राती मोबाइल पूरी कुव्वत से दीवार पर मारकर कई टुकड़ों में तकसीम कर दिया। गाड़ी का डोर खोलकर उससे अपना मफलर वहीं फेंक दिया और जैकेट की जिप बंद कर दी। वो गाड़ी में बैठी। अब यह हम नहीं, यह तुम नहीं किंग, वो असम से कह दी। वहां से गाड़ी भगा कर ली गई। आरव, मेरा भाई। आंखें झपक कर सिमी रोती हुई उसका हाथ पकड़कर सिसकी। कुछ नहीं होगा, आप हिम्मत करें, कुछ नहीं होगा आपके भाई को सिम्मी जी। आलिफ घुटनों के बल पास सोफे के बैठकर बोला। आरिफ ने आंसू साफ करते सर हिलाया। आपके भाई अभी जिंदा हैं, उनके होते हुए हमारे आलम को कुछ नहीं हो सकता। आप दुआ करें, अल्लाह आपकी सुनता है, वो आपसे बहुत प्यार करता है। अपने भाई शहजादे के लिए दुआ करें कि उन्हें अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। शहरी भी मोहब्बत से बोलता समझाने लगा। सिमी तीनों के चेहरे को देखते सर हिला गई। मुझे नमाज पढ़नी है, मुझे चाहे नमाज से। वो फौरन उठती रब के दरबार की तरफ भागी कि इस बार नहीं, अब वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। पहले से सकती हैवानों के चंगुल में फंस गई। दोनों बहन भाई सारी जवानी उन दरिंदों ने नोच ली, सारी जिंदगी हैसियत में गुजरी। अब नहीं, उन्हें बख्श दे, अब और इम्तिहान न ले, उसके भाई को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। परी ने उसे वज़ू का पानी दिया, वो रोती हुई वज़ू करती। उनकी आंखें नम कर गई। उसकी आंखों के सामने वो स्याह हैवान घूमने लगा, जिसने उसकी गलाई में पहनी वो सुर्ख चूड़ियाँ तोड़ी थीं, जिससे उसके खूबसूरत से ख्वाब आंखों से नोचकर उसके पोर पोर पर अपनी हैवानियत का सबूत दिया था, जिसकी जिंदगी ने उसे हफ्तों तक दुनिया जहां से गाफिल करके डॉक्टरों के हवाले कर दिया था। उसका वजूद अभी भी तो दुख रहा था। वो सजदे में सर झुकाए फूट फूट कर रोती दुआएं मांग रही थी। नहीं मेरे मालिक, कोई तकलीफ मत देना, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। जवानी से इस उम्र तक तकलीफें झेली हैं, अब नहीं। अम्मा कहती थी जिन पर तकलीफ इम्तिहान आते हैं उन पर अल्लाह की रहमत होती है। या अल्लाह, मेरे भाई पर अपनी रहमत नासिल कर, उसे हर इम्तिहान में सुरखरू कर। वो ऐसे ना लौटे, दुश्मनों का सीना चीर कर वापस आए अपनी शहजादी के साथ। इन हैवानों का सीना नोच कर उनकी गलीज आंखें नोच ले। मेरे मालिक, उसे ताकत देना, वो इन हैवानों का मुकाबला कर सके। उसे वो ताकत देना जो आप शैतान से लड़ने के लिए अपने प्यारे बंदे को देते हैं। मेरे सोने रब। रूम के कोने कोने से उसकी सिसकियां उठ रही थीं, उसकी पुकारें आहें उठ रही थीं, जबकि आलिफ आरिफ शहरी मशीनें अंदर रखवाते उन्हें सेट कर रहे थे। पर ये कुछ न सूझते वज़ू करके समिया की तकलीफ को महसूस कर दी। रोती हुई कुरान की तिलावत करने लगी। तुम लोग यहाँ की फिक्र मत करो, यहाँ मेरे आदमी उनकी पूरी प्रोटेक्शन करेंगे। आरिफ सब सेट कर देगा। हाँ,
गुड। अभी कुछ देर में ऑफिसर्स पहुंचने वाले हैं यहाँ रुकने के लिए। हमें लगता है अब हमें निकलना चाहिए, ऑर्डर्स आ गए हैं। अलिफ ने सोई हुई गहरी नींद में नूरुलैन पर एक नज़र डालते अपने मोबाइल की स्क्रीन पर मौजूद मैसेज पढ़कर कहा। ये इसका डेटा ट्रैक करो। उससे दीवार में लगा लैपटॉप निकालकर ऑफिसर के हवाले किया। वो लेकर यस सर कहता बाहर खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ भागा। अभी रात ही तो अपनी बेटी को सुलाकर उससे वो एमएमएस सीखा था, और फिर इस्लामाबाद में सिर्फ अलिफ शहरियार की मौजूदगी, आलिम की गैर मौजूदगी को सुनना। फ़ौरन फोर्सेस लिए अफ़गानिस्तान की वही जगह पहुंचा जहां सामान को आलम ने मौत दी थी। वो आलम को अकेला नहीं छोड़ सकता था, उसका एहसान उसे चुकाना था, और उससे सोच लिया था वो चुकाएगा कुछ भी हो जाए। अपनी बेटी को प्रोटेक्शन दिए वो अब यहाँ सबूत ढूंढ रहे थे जिससे वो आलम तक पहुंच जाएं। यहाँ सवाल सिर्फ आलम के एहसानों का नहीं, उसी कज़न का था। उस मुल्क के मोहसिन जिससे बगैर किसी मुफाद के इतने दरिंदों का खात्मा किया था, उसे ऐसे कैसे अब अकेला छोड़ सकते थे। बेशक सही आलिम, तुम्हारी गुमशुदगी की फाइल पहले बंद की गई थी, पर अब नहीं। अब यहाँ कोई फाइल बंद नहीं होगी। इस बार उस दरिंदों की आंखें नोची जाएंगी जिससे हमारे मासूमों पर जुल्म ढाए हैं। सर, ये कोड वर्ड्स। वहीं ऑफिसर एक चिट पर कोड वर्ड्स लिखकर उसके समेत भागता आया। PFZPW+CY। इसका क्या मतलब हुआ सर? सिर्फ यही शो हो रहा है। आई थिंक जिसने भी ये कांटेक्ट किया है बहुत चालाकी से किसी माहिर से कांटेक्ट करवाया है। कोई डेटा शो नहीं हो रहा। अरमान ने हैरत से देखते पूछा। बुरहान लब भींच कर देख रहा था। PFCPW+CY, ये किसका कोड हो सकता है? कोड को चेंज किया है उलझाने के लिए। वो सोचता बूझी आग से कोयला उठाकर नीचे बैठा और ज़मीन में वो अल्फाज सीखने लगा। दूसरे हाथ में मोबाइल थामे वो उनके बैकवर्ड्स में भी देख रहा था, पर ऐसा कुछ उनसे मालूम नहीं हुआ तो वो ज़मीन पर लिखे अल्फाज पर गौर करने लगा। P9F7Z2 P9W3+C5Y वो उन्हें लिखता होर्स करने लगा। PW+93+। वो मुस्कुराया, ये यहीं का कोड था। सर, ये तो अफगानिस्तान का कोड है, मतलब दूसरे का भी इसमें ही है। अरमान पास बैठा हैरत से शशर हो गया। बुरहान ने कंधे उचका दिए और बाकी के अल्फाज की तरफ मुतवज्जा हुआ। 972 उसने ये अल्फाज मोबाइल में सर्च किए पर ऐसा कोई कोड नहीं था। 792 इस पर भी ट्राई किया पर कोई फ़ायदा नहीं था। 729 बार कोड, इसराइल कोड। वो हाथ झाड़ते उठा और उन अल्फाज को बूट से मिटाया। पर सर, CY, बाकी के अल्फाज सीखता अरमान ने पूछा। हर अल्फाज के मायने नहीं होते और जिनके होते हैं वो छुपते नहीं। मैं लड़ूंगा पर एक शर्त पर। सोच सोच कर वो पागल हो गया था और अब एक फैसला किए किंग को बुलाया, जो मकरू आंखों में चमक लिए उसे देख रहा था। कैसी शर्त? किंग ने गुस्से से घूरा। मुझे मेरी बीवी से मिलाया जाए, उसे मुझे सामने देखना है, फिर कोई जंग मुकाबला होगा वरना नहीं। उस सर्द आंखों से उसकी स्याह आंख काली आंखों में देखता बोला। ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तुम्हारी बीवी ठीक है, तुम लड़ोगे उसे पाने के लिए, वरना मैं जो करता हूँ उसका तुम्हें मालूम है। किंग आपे से बाहर होता था। साहिर ने गुस्से से बिभर उससे कॉलर को मुट्ठियों में जकड़ा। मुझे मेरी बीवी को देखना है आंखों के सामने, वरना मैं तो मरूंगा, साथ तुम्हें भी मारूंगा। इतना तो तुम मुझे जानते हो। वो उसके मुंह पर धाड़ रहा था और इतनी हिम्मत उसमें ही थी जो किंग का मुकाबला कर सकता था। उससे किंग बाखूबी वाकिफ था। बीस्ट, तुम खेल नहीं सकते मेरे साथ। मुझे पता है अपनी बीवी को सामने पाकर तुम हाथ से निकल जाओगे। और सुन लो, मैं ऐसा कोई रिस्क नहीं लूंगा। मुझे तुम पर अब यकीन नहीं रहा। उससे उड़ाते हुए सामने स्क्रीन ऑन की जिसमें हुरलान वैसी ही सोई हुई थी, सिर्फ करवट बदली गई थी। उसे नहीं, उसके ऊपर देखो। किंग ने उसकी तवज्जो ऊपर छत पर दिलाई, जहाँ हथियार समेत लेजर लाइट को कंट्रोल सिर्फ एक शीशे की तय किए हुए थी। साहिर का दिल जैसे किसी ने नोच लिया। अब बताओ, तुम लड़ रहे हो, तुम्हारे पास सिर्फ चंद घंटे हैं तैयारी के। उससे उसकी हालत पर कहका लगाते हुए कहा। साहिर ने पूरी लहू आंखों से उसे देखा। बताओ सईर, तुम्हारी एक ना इसे ख़त्म कर सकती है, जो सारा सारा वक्त आलिम शहजादे का वर्द करती रहती, उसी की वजह से हमेशा। बस। वो घुर्राया और किंग की तरफ लपका, पर उसकी तस्वीर सामने आते उसे कदम ज़मीन ने जकड़ लिए।
نہیں مار سکتے مجھے سعیر، میری جان کو ذرا سی ٹھیس پہنچی، وہاں سے دیکھتا کیمرہ فوراً تمہاری جان کی جان نکالے گا۔ اب بتاؤ، لڑو گے؟ کرو گے مقابلہ ان حیوانوں سے؟ تمہارے پاس طاقتیں ہیں، تم اپنی شہزادی کو بچا سکتے ہو، اگر تم خود کا سوچو۔ میں لڑوں گا۔ وہ اس کی بات کاٹ کر دوڑا۔ اس کی تھی ہی وہی، کیا اسے چھوڑ کر وہ خود کا سوچ سکتا تھا؟ وہ تو صرف نام کا مطلب ہی تھا، کبھی اسے چھوڑ کر بھول کر اپنا مطلب نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اور کب اس سے کہا تھا وہ اپنے آپ سے محبت کرتا ہے، اس سے محبت اپنی ماں بہن سے، عشق اور بیوی کو چاہا تھا۔ اگر ان کے لیے اس کی طاقتیں کام نہیں آئیں گی تو کس کے لیے ہوں گی؟ خوب، بہت خوب، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ اس کا جواب ملتے ہی وہ اسکرین واپس سے ہو گئی۔ تمہیں اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے، وہاں حیوان تم سے بڑھ کر ہیں۔ کنگ نے سعید کو مشینوں کی سمیت اشارہ دیا۔ وہ ایک نظر ڈالتا ہوا ہورولین کو سوچنے لگا۔